First elements are named as alkali metal because अच्छा इनको पहले ये alkali word ये दिया गया था from wood ash क्योंकि ये अरबिक वर्ड अलकाली से निकला है और अलकाली का मतलब है वुड ऐश। लेकिन बाद में देखा गया कि इन कंपाउंड्स के इन मेटल्स के कंपाउंड्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो ज़्यादातर बेसिक नेचर रखते हैं, चाहे इनके हाइड्रोक्साइड हैं ऑक्साइड्स हैं। तो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ए कि देयर ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। अब ये कि देयर ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर वाटर सॉल्युबल, तो ये तो और के भी ऐसे हैं जो हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड उनके वाटर सॉल्युबल होते हैं लेकिन वो बेसिक नेचर शो नहीं करते। सो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। Second one, ionic mobility of which of the following alkali metal ion is lowest when an aqueous solution of their salt is put under an electric field? तो ionic mobility size बढ़ेगा तो ionic mobility भी बढ़ेगी। ionic mobility रीज़न ये कि बड़े साइज़ पे चार्ज डेंसिटी कम होती है बनिस्बत छोटे साइज़ पे। तो जब उसके ऊपर चार्ज डेंसिटी कम होती है तो वाटर के मालिक्यूल उसके इर्द गिर्द कम लगे होंगे और इस तरह से वो इजीली कैथोड की तरफ मूव करेगा क्योंकि अल्कलाई मेटल के सारे कैटाइंस हैं तो वो कैथोड की तरफ इजीली मूव कर सकते हैं। तो अब जो छोटे साइज़ वाला होगा उसके ऊपर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा, तो ज़्यादा मालिक्यूल उसके इर्द गिर्द जमा होंगे और इस तरह से उसका मूव करना मुश्किल हो जाएगा या लोवेस्ट होगा। तो अब इन ऑप्शन में देखें कि किसका साइज़ छोटा है। सो इट इज़ ऑब्वियसली लिथियम इज़ देयर, तो लिथियम जो है वो फर्स्ट मेंबर है, उसका साइज़ छोटा है। सो लिथियम आयन की जो आयोनिक मोबिलिटी है वो एक्वस सोल्यूशन में लोवेस्ट होगी। Third one, on heating which of the following release carbon dioxide more easily? अच्छा, ये है कार्बोनेट CO3 और उसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज जितना यहाँ से दूर होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड इससे इजीली निकलेगा। तो मीन्स कि इधर का जो कैटायन होगा वो जितना ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी वाला होगा तो कार्बोनेट आयन से कार्बन डाइऑक्साइड इजीली निकलेगा। तो अब यहाँ पे जो कैटायन है उसके ऊपर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी तो पोलराइजिंग पावर उसका ज़्यादा होगा और कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना इजी हो जाएगा। अब यहाँ पे ये चार्ज डेंसिटी तो साइज़ पे भी डिपेंड करता है और अमाउंट ऑफ चार्ज पे भी डिपेंड करता है। मीन्स कि अगर एक कैटायन है जिसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा एक कैटायन है जिसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो 2 पॉजिटिव की चार्ज डेंसिटी ज़्यादा तो वो मोर पोलराइजिंग होगा और ये 1 पॉजिटिव वाला जो है इसकी चार्ज डेंसिटी कम है। तो ऑप्शन में हमें दिया गया है कि पोटाशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। सो वी नो दैट कि ये दोनों जो हैं 1 पॉजिटिव चार्ज वाले हैं, तो ये तो हमारे डिस्कशन से गए। फिर सी मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। यस, तो मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, कैल्शियम के ऊपर भी 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। अब इनमें से देखेंगे कि किसका साइज़ छोटा होगा तो उसकी पोलराइजेबिलिटी या पोलराइजिंग पावर भी ज़्यादा होगा। तो यू नो दैट मैग्नीशियम लाइज एट अबाउट द ग्रुप और कैल्शियम उसके नीचे है, यानी दिस इज़ बेरिलियम, magnesium, calcium, strontium, barium, radium, etc. So magnesium has the smaller size, so it has greater charge density. So we are coming to the choice C, to boom. ये choice C is correct. Property of alkaline earth metal that increase with their atomic number. तो सॉल्युबिलिटी ऑफ देयर हाइड्रोक्साइड इन वाटर। यस, हमने पढ़ा था कि इनकी सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ होती है, सल्फेट्स की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होती है,
आयोनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज़ होती है डाउन द ग्रुप, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज़ होती है डाउन द ग्रुप, जबकि सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप एंड एज वेल एज एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज़ होता है। यानी बेरिलियम एटॉमिक नंबर जो है वो 4 रखता है, फिर मैग्नीशियम उसका एटॉमिक नंबर जो है वो 12 हो जाता है, कैल्शियम 20 हो जाता है एंड सो ऑन। The correct order, fifth one, the correct order of stability for the following superoxide is, अच्छा तो सारे फर्स्ट ग्रुप के यानी अल्कलाई मेटल्स हैं तो उनकी सुपर ऑक्साइड की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ होती है। तो सीजियम सुपर ऑक्साइड ज़्यादा स्टेबल होगा, सो चॉइस सी इज़ हियर कि सीजियम सुपर ऑक्साइड मोर स्टेबल देन रुबीडियम एंड रुबीडियम सुपर ऑक्साइड मोर स्टेबल देन पोटाशियम। Among the following, identify the species with an atom in oxidation state of +6। तो ऑक्सीडेशन स्टेट सब का मालूम करें। तो मैंगनीज़ का इसमें MnO4 में मालूम करोगे, ये हुआ MnO4 नेगेटिव, तो मीन्स कि ये MnO4 जो है वो -1 चार्ज पे ऑलरेडी मौजूद है। तो ऑक्सीजन -2 है तो -8 हो जाएगा, और जब ये -8 इस साइड पे आएगा तो +8 हो जाएगा, सो यू विल गेट +7 फॉर मैंगनीज। सो दिस इज़ नॉट आवर चॉइस, वी आर सर्चिंग +6। इसी तरह हेक्सासायानो क्रोमियम में देखोगे तो हेक्सासायानो क्रोमियम, तो उसमें ये अगेन मैं इसको लिखता हूँ CN है होल 6 और चार्ज इसके ऊपर लिखा गया है -3। अच्छा, एक साइनाइड -1 होता है तो ये 6 -6 हो गए हैं। -6 जब राइट पे चला जाएगा तो +6 हो जाएगा, और इस तरह से यू विल गेट +3 चार्ज, तो ये भी नहीं है। निकल हेक्साफ्लोराइड में मैं अगर इस तरह कैलकुलेट करूं तो उसके ऊपर +4 आएगा, तो वो भी नहीं है। तो चॉइस जो बचता है दैट इज़ डी। तो यहाँ पे आपको ज़रूर मिलेगा +6। दिस इज़ क्रोमियम, 2 ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, और होल इज इक्वल टू 0। ऑक्सीजन -2 है, जब 2 ऑक्सीजन हो गए तो -4 हुआ, और इस तरह क्लोरीन -1 होता है, 2 क्लोरीन तो -2 हुआ। तो अब जब ये राइट पे आएंगे तो दोनों जमा होकर +6 बन जाएगा। सो दिस इज द करेक्ट चॉइस। Among the following, the lowest degree of paramagnetism per mole of the compound will be shown by, ये मेरा नाम आगे पीछे हो रहा है, इधर करो। हाँ, अच्छा, तो मोल ऑफ द कंपाउंड 298 केल्विन विल बी शोन बाय। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल पैरामैग्नेटिज्म। Paramagnetism depends upon the number of unpaired electrons। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी आयन में कंपाउंड में ज़्यादा हैं तो वो मोर पैरामैग्नेटिक होगा, यानी स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। ये कह रहे हैं कि लोवेस्ट डिग्री, तो मीन्स के आपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने होंगे कि जिसमें कम होंगे। तो देखें MnSO4, तो यहाँ पे मैंगनीज़ जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है। तो लुक एट दिस, मैंगनीज़ SO4 में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है। इसका अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये हो जाएगा कि 4s0 एंड 3d5। तो D में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके हैं। इसको अंदाज़ा यूँ बनाएं, ये D में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5। तो एक एक ऑर्बिटल हर्ट्ज़ रूल के मुताबिक एक एक इलेक्ट्रॉन रखेगा। तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए, सो मीन्स कि इट विल बी मोर पैरामैग्नेटिक। कॉपर सल्फेट में देखोगे तो कॉपर सल्फेट में कॉपर जो है वो +2 चार्ज रख रहा है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये हो जाएगा कि 4s0 और 3d में इसके हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो जब ये इसके 8 +2 है तो 4s1 3d10, तो 9 इलेक्ट्रॉन इधर 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्योंकि इसका अपना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो है कि 4s1 और 3d10। अब जब ये +2 में है तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं, दैट इज़ एक इलेक्ट्रॉन S से गया है, दूसरा जो है वो D से गया है। तो D में इसके अब 9 इलेक्ट्रॉन हैं। देखते हैं कि 1 2 3 4, और D में देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके साथ बचते हैं। इसी तरह आयरन में देखोगे तो उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे, निकल में भी ज़्यादा आएंगे। तो सबसे लेस पैरामैग्नेटिक जो होगा वो कॉपर सल्फेट होगा।
द मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड ऑफ मैंगनीज। अच्छा, एसिडिक ऑक्साइड ये देखें, जितना पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा तो उसकी एसिडिटी भी ज़्यादा होगी। तो ये एक क्लू है। तो इसके ऑक्साइड्स में देखें कि किस में इसका पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा है। तो MnO2 में ऑक्सीजन -2 है, 2 हो गए तो -4, तो Mn हो गया है +4। यहाँ पे MnO2 में ऑक्सीजन -6 हुआ तो 2 पे डिवाइड हुआ तो मैंगनीज हुआ +3। MnO में +2 का हुआ, तो ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो चॉइस ए का है। Which of the following compound of calcium is less soluble in water at the given temperature? तो ये कैल्शियम बिलोंग्स टू ग्रुप सेकंड ए, तो हाइड्रोक्साइड उसका मोर सॉल्युबल होगा, कैल्शियम सल्फेट उसका लेस सॉल्युबल होगा और कैल्शियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल होगा। कैल्शियम क्लोराइड उसका मोर सॉल्युबल है। सो चॉइस सी कि कैल्शियम सल्फेट, सल्फेट ऑफ द अल्कलाई मेटल, देयर सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक, तो कैल्शियम अब ज़ाते खुद कैल्शियम के सारे कंपाउंड हैं, तो हाइड्रोक्साइड तो मोर सॉल्युबल है, कैल्शियम कार्बोनेट बिल्कुल इनसॉल्युबल होता है, कैल्शियम सल्फेट अब लेस सॉल्युबल होगा और कैल्शियम क्लोराइड सॉल्युबल होता है। तो चॉइस इज सी। Which one of the following bond will vibrate at high wave number in IR spectra? अच्छा, उधर चैप्टर बुक के आखिर में चला गया है। तो हाई वेव नंबर, तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा में आप देखोगे तो वो शुरू होता है 600 पर सेंटीमीटर से अप टू 4000 पर सेंटीमीटर। तो रिमेंबर, जितना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा तो वो 4000 की तरफ जाके अपना वाइब्रेशन शो करेगा, और वीक बॉन्ड होंगे तो वो 600 की तरफ अपना वाइब्रेशन शो करेंगे। तो मीन्स कि इनमें से हमने एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को देखना होगा तो वो ज़्यादा फ्रिक्वेंसी, ज़्यादा वेव नंबर पे वाइब्रेट होगा। सो दैट इज़ कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, कार्बन बॉन्ड हाइड्रोक्सल, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। तो ऑब्वियसली कार्बन और ऑक्सीजन, एक तो इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क है, दूसरा डबल बॉन्ड है, तो ये जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा और ये 4000 की तरफ यानी हाई वेव नंबर पे वाइब्रेट होगा। 11. Second transition series element have dash subshell in process of filling. अच्छा, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज़, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ आपको याद हो कि वो है 4s एंड 3d। तो सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज़ हो जाएगा 5s एंड 4d। तो उनमें 4d सबशेल फिलिंग में होगा। सो चॉइस बी इज़ करेक्ट। Ethyl bromide can be tested for presence of bromine in it by। अच्छा, यानी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ऑर्गेनिक कंपाउंड में हेलोजन को टेस्ट करने के लिए हमने क्या करना होगा कि उसका लिसाइन सोल्यूशन नाइट्रिक एसिड से मिला के फिर उसमें सिल्वर नाइट्रेट डाल के, तो वो हमें अब अगर वाइट पीपीटी दे जाए तो क्लोरीन होगा, येलो पीपीटी दे जाए तो वो ब्रोमीन होगा और डीप येलो दे जाए तो फिर आयोडीन होगा। तो इसमें चॉइस सी के लिसाइन सोल्यूशन को नाइट्रिक एसिड और फिर सिल्वर नाइट्रेट के साथ मिलाएंगे। 13th, हाइड्रोकार्बन आर क्लासिफाइड इनटू एलिफेटिक एंड एरोमेटिक ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन चेन, नो, ऑर्गेनिक नेचर, वो तो ऑलरेडी दोनों ऑर्गेनिक हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ नो, केमिकल प्रॉपर्टीज़ यस। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे हम इनको एलिफेटिक, एरोमेटिक जो बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर रखते हों और वो बजाय ये कि अनसेचुरेटेड हैं लेकिन वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने को तैयार होते हैं, एडिशन को नहीं। और एलिफेटिक अगर उसमें डबल बॉन्ड है तो वो पहले कोशिश करेगा कि एडिशन रिएक्शन करूं। तो इस तरह से केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे हम इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं। 14th, आर्टिमिजीन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड सोर्स फ्रॉम। तो आर्टिमिजीन एक कंपाउंड है जो प्लांट से हासिल होता है, आर्टिमिजिया एनुअल, और ये जो है प्लांट्स की जो केमिस्ट्री है उसको कहते हैं नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री। सो सोर्स्ड फ्रॉम नेचुरल प्रोडक्ट्स, चॉइस बी। सिग्नल्स इन ए प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रम डू नॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट। अच्छा, प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रम जो है वो हमें कौन से इंफॉर्मेशन नहीं देता?
द रिलेटिव नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ए पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, येस ये बताता है। द नंबर ऑफ केमिकल डिफरेंट हाइड्रोजन एटम इन एडजेसेंट एटम, येस ये भी बताता है। द एनवायरनमेंट ऑफ डिफरेंट हाइड्रोजन एटम्स इन ए मॉलिक्यूल, येस यानी इक्विवेलेंट प्रोटॉन नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन ये बताता है। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, येस ये नहीं बता सकता क्योंकि वो हमें मास स्पेक्ट्रम बताएगा, सो चॉइस डी इज करेक्ट। Water liberated from inorganic compound in combustion analysis is absorbed by the anhydrous copper sulfate, white color का होता है, and turns it to hydrated copper sulfate having blue color. This indicates that the given organic compound has, तो उन्होंने तो कहा कि ये वाटर के लिए टेस्ट है। अब वाटर बना है H2O से, ऑक्सीजन तो कंबस्टन में बाहर से आया होगा, लेकिन जो हाइड्रोजन है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से आया होगा, सो इट इज़ टेस्ट फॉर हाइड्रोजन इन इट, तो चॉइस बी इज़ करेक्ट। चूज़ द करेक्ट ट्रेंड इन बिहेवियर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ द थर्ड पीरियड के जो ऑक्साइड्स हैं, तो इसमें हमने पहले कि सोडियम ऑक्साइड ये बेसिक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बेसिक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड एसिडिक है, और इस तरह आखिर पे जाओगे तो आपको सारे एसिडिक ऑक्साइड मिलेंगे। अच्छा, अब सोडियम ऑक्साइड स्ट्रॉन्ग बेसिक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड फिर वीक बेसिक है, तो इस तरह से चॉइस डी में स्ट्रॉन्ग एसिड बेसिक, मैग्नीशियम ऑक्साइड वीक बेसिक, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक, सिलिकॉन डाइऑक्साइड वीक एसिडिक करेक्ट। और इस तरह जब आते जाओगे तो क्लोरीन के जो ऑक्साइड हैं तो वो स्ट्रॉन्ग एसिडिक होते हैं, सो चॉइस डी इज़ करेक्ट। The organic compound in the following is, अच्छा ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डिराइवेटिव्स, तो कार्बोनेट तो डिफिनीशन में पढ़ते हैं कि एक्सेप्ट कार्बोनेट्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऑर्गेनिक नहीं है। अच्छा, अब कार्बन टेट्राक्लोराइड, अब इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं है लेकिन इट इज़ द डिराइवेटिव ऑफ मीथेन, जब उसकी हम हेलोजिनेशन करते हैं, दिस इज़ वाई इट इज़ ऑर्गेनिक, और साथ में ये ऑर्गेनिक प्रॉपर्टीज़ भी फिर रखता है, कंबस्शन करना, कुछ और चीज़ें वगैरह वगैरह। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग IR स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ रॉन्ग, ओके देखते हैं। इंफ्रारेड रेडिएशन इज़ हायर इन एनर्जी देन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, तो आप जहन में स्पेक्ट्रम ले आएँ कि कौन सा जो है वो रेडिएशन एनर्जी में हाई है, कौन सा जो है वो कम है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे दिस इज़ विबग्योर, यहाँ से अब आप अंदाज़ा लगाते जाओ, दिस इज़ दैट विजिबल। विबग्योर के बाद इधर शुरू होता है इंफ्रारेड, और वी वॉयलेट कलर से पहले शुरू होता है अल्ट्रावायलेट, और इनका वेवलेंथ कुछ यूँ आपको मिलेगा। तो वेवलेंथ जिसका ज़्यादा उसकी एनर्जी कम, वेवलेंथ जिसका कम उसकी एनर्जी भी ज़्यादा। तो कहते हैं कि इंफ्रारेड रेडिएशन हैड हायर एनर्जी, नो दे हैव लो एनर्जी कंपेयर टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, तो यही पॉइंट इनकरेक्ट है। फिर कहते हैं कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड द ट्रांसमिशन ऑफ IR, यस रिकॉर्ड कर रहा है। मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन वो मालूम करता है, यस। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट बॉन्डिंग, यस ये देता है, लेकिन ये गलत स्टेटमेंट है। 20th, विच पेयर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज हैव द सेम कार्बन हाइड्रोजन रेशियो इन द फॉलोइंग फार्मूली। 1 अल्डिहाइड एंड कीटोन दिए हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईथर एस्टर्स दिए हैं, और अल्कीन्स एंड कीटोन्स दिए हैं। तो देखते हैं कि किन का कार्बन हाइड्रोजन रेशियो सेम रहता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम ब्यूटेनॉल, तो वो CH3 CH, या प्रोपेनॉल कर दें CH2 और C डबल बॉन्ड OH, ये प्रोपेनॉल, ठीक। इसके साथ प्रोपेनोन लगा दें CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3, दोनों में कार्बन 3 है, तो ये हुआ C3। अच्छा, अब हाइड्रोजन देखें, ये प्रोपेनॉल में 3 4 5 6, तो 6 हाइड्रोजन हो गए हैं। इधर देखोगे तो आपको जो कीटोन है तो उसमें 1 2 3 3 कार्बन है, और 3 और 3 6 हाइड्रोजन है। सो मीन दे हैव द सेम रेशियो ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो ये 1 तो है।
इसी तरह जो मुझे याद है कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर को काउंट करोगे, अल्कीन्स और कीटोन्स को काउंट करोगे तो सब में ये बराबर रहेगा. सो दैट इज चॉइस डी. Y is an organic compound. Y gives a precipitate with aqueous silver nitrate. पॉइंट याद रखें कि aqueous silver nitrate के साथ जो precipitate देता है तो उसमें हेलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन होगा. All the precipitate dissolve when concentrated aqueous ammonia is added. What is the possible identity for Y? अच्छा, तो फिर जब हमें क्लोरीन वाइट प्रेसिपिटेट दे जाता है तो वो एमोनिया जो एमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में वो सॉल्युबल है. ब्रोमीन जो हमें येलो प्रेसिपिटेट देता है वो एमोनियम हाइड्रोक्साइड में फिर लेस सॉल्युबल, और आयोडीन जो है ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल. तो वो सॉल्युबल उसका डीप येलो पीपीटी होता है. तो वो कहते हैं कि प्रेसिपिटेट डिजॉल्व्स व्हेन कंसंट्रेटेड aqueous ammonia is added. what is the precipitate? तो क्लोरीन वाला कंपाउंड हमने चूज़ करना होगा. तो 1 ब्रोमोप्रोपेन नो, ये नहीं होगा. क्लोरोमीथेन ईथेन यस, ये हो सकता है. एंड 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन नहीं. तो ये जस्ट 2 ओनली. दिस इज द करेक्ट चॉइस. ठीक. आयोडो मिथाइल प्रोपेन, तो आयोडो का डीप येलो बनेगा वो इनसॉल्युबल होगा. ब्रोमीन का जो है वो येलो बनेगा वो लेस सॉल्युबल होगा. और इन्होंने कहा है कि डिजॉल्व्स यानी सॉल्युबल है, तो सॉल्युबल जो है वो आपके साथ क्लोरीन का होगा. सो दैट इज क्लोरोईथेन, चॉइस सी. Corticosterone is a hormone involved in the metabolism of carbohydrate and proteins, और उसका ये स्ट्रक्चर हमें दिया गया है. तो कहते हैं कि हाउ मेनी कायरल सेंटर्स आर देयर इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ कॉर्टिकोस्टेरोन. ओके, तो कायरल सेंटर यानी वो कार्बन जो 4 डिफरेंट ग्रुप से बॉन्डेड हो या एटम से बॉन्डेड हो. फॉर एग्जांपल ए, बी, सी एंड डी. तो इस तरह से हमने अब देखने होंगे. तो अब अगर आप ये आओगे तो ये CH3 से नीचे ये कार्बन जो है ये डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा है. फिर इस तरह जब आओगे इसके नीचे जो कार्बन है ये भी डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा है. अच्छा, फिर यहाँ पे आ जाओ, दिस कार्बन ये भी डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा है. ओवर हियर ये भी डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा है. ये CH3 वाला जो अगेन ये डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा है. अगला ऊपर देखोगे OH वाला कार्बन तो वो भी डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा है. द नेक्स्ट वन जो हमें मिलेगा ये कितने हुए 1 2 3 4 5 6. अच्छा, अगला इसमें कहीं पे देखते हैं कि कौन सा कार्बन जो है वो कायरल होगा जो 4 ग्रुप से जुड़ा हो. सर्च करें इसमें. शाबाश शाबाश, यस दिस इज दिस वन. ठीक. अब इसमें क्या है कि जो आपको दिखाई नहीं दे रहा दैट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डेड टू इट. ठीक. तो इस तरह से वी गॉट 1 2 3 4 5 6 7 एंड 7 इज़ द चॉइस. तो ये 7 कायरल कार्बन इसमें मौजूद होंगे. तो आपने ये देखें, जस्ट आपको ये बताऊं, ये OH वाला कार्बन, ये रिंग बना है, ये OH वाला कार्बन. तो अब इसके साथ OH अटैच है, एक ग्रुप हुआ. दूसरा ग्रुप ये CH2 इसके साथ अटैच है. तीसरा ग्रुप जो इधर है वो अलग है क्योंकि वो इधर भी अटैच है, इधर भी अटैच है. तो इस वजह से ये होल अलग ग्रुप हुआ. और एक इसके साथ हाइड्रोजन अटैच है तो इस वजह से ये कायरल हुआ. तो इस तरह से आप इसमें ढूंढ सकते हैं. तो टोटल आपको 7 कायरल कार्बन मिलेंगे. 24th में है कि what is the corresponding order of transition metal series in periods of periodic table. अच्छा, यानी कौन सा ट्रांजिशन सीरीज़ किस पीरियड में आता है. तो अगेन ट्रांजिशन सीरीज़ 4th पीरियड से शुरू हो जाते हैं, जिसमें फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ आता है 3D सीरीज़ जिसको कहते हैं, और 4D सीरीज़ फिर 5th पीरियड में है, 6D सीरीज़ 6th पीरियड में, 7th पीरियड में. सो चॉइस सी इज़ करेक्ट ओवर हियर. द नेक्स्ट, how many peaks will appear in NMR spectrum for the compound 1-chloro-2-pentene. अच्छा, 1-chloro-2-pentene. तो 1 2 3 4 5
और 1 पे क्लोरीन अटैच है, तो चलें यहाँ से हम 1 शुरू करते हैं, तो ये क्लोरीन हुआ। और 2 पे डबल बॉन्ड है, तो यहाँ 2 पे डबल बॉन्ड हुआ। ये CH3 है, ये CH2 है, ये CH है, ये भी CH है, और इधर से फिर ये CH2 है। तो अब देखें, ये जो हाइड्रोजन हैं जो क्लोरीन वाले कार्बन के साथ अटैच हैं, इनका अलग एनवायरनमेंट है, तो ये A पीक हुआ। CH और CH, अब ये CH पीछे से CH2 से अटैच है और CH2 फिर क्लोरीन से अटैच है, तो इस वजह से इसका एनवायरनमेंट अलग हुआ। और ये CH जो है वो CH2 और CH3 से अटैच है, तो इसका एनवायरनमेंट भी अलग हुआ। ये अब CH2 जो है, इसके एक तरफ CH है, दूसरी तरफ CH3 है, तो ये अलग एनवायरनमेंट हुआ। और इस तरह से CH3 वाला हुआ तो वो अलग एनवायरनमेंट हुआ। सो वी विल गेट 1 2 3 4 5 पीक्स। सो चॉइस B is there, so choice B is the correct choice. Next, how many moles of oxygen molecules are needed for complete combustion of one of the 3-methyl-1-ene? Okay, अच्छा, इसके लिए तो हमने अब इक्वेशन लिखना हो। How many moles of oxygen molecule are needed for complete combustion of 1 mole of 3-methyl-1-ene? अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेंट 1-ene इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं कि ये होगा, तो 1 2 3 4 5, 1 पे डबल बॉन्ड है और इधर 3 पे मिथाइल है, तो ये कॉमन नेम इसका हुआ हेक्सीन, यानी ये हुआ C6 और H12, दिस इज़ हेक्सीन। ठीक, अब हेक्सीन को कंबस्ट करो, तो ये हुआ C6 H12 प्लस O2, तो इससे बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में बन जाएगा H2O। कार्बन इधर 6 हैं प्रोडक्ट में ये, तो ये 6 लग जाएगा। फिर जो हाइड्रोजन है 12 हैं, तो इधर हाइड्रोजन 6 लगा दो तो 12 हो जाएंगे। अब ऑक्सीजन कितने, इधर 2 हैं और इस साइड पे 6 और 2 चक्की 12, तो 18 हैं, तो 18, तो ये हो जाएगा 2 में 18, तो 9 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। सो चॉइस A इज़ करेक्ट, 9 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, चलें इनको यहाँ से हटाते हैं, ये हमारा काम हो गया है। फिर ये ले जाएं, इसको हटा दें, और ये रहा, तो तुम भी चलो बेटा। ये नहीं चलता, क्यों नहीं चलता, बहुत तेज़ हो, अच्छा ना जाओ, और ये कैंसिल। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें मिल रहा है तो वो है कि कंपाउंड X हैज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10O2. X has an unbranched carbon chain and contains 2 hydroxyl group. Okay, on reaction with an excess of hot acidified aqueous KMnO4, it is converted into a compound of molecular formula C4H6O4, to which 2 carbon the 2 OH group were attached in the X. अच्छा, तो ये एक कंपाउंड है C4H10O2। सपोज करें कि ये वो X कंपाउंड है। ये X कंपाउंड 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप रखता है। ठीक, ऑन रिएक्शन विद एक्सेस हॉट एसिडिफाइड एक्वियस KMnO4, मीन्स कि इस X कंपाउंड की ऑक्सीडेशन हो गई है, और ऑक्सीडेशन पे वो कन्वर्ट हो गया है इनटू C4H6O4, C4H6O4, और जो स्टार्टिंग वाला था वो था C4H10O2। तो जब हम OH ग्रुप वाला अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो वो अल्डिहाइड बनेगा, और कंप्लीट ऑक्सीडाइज होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो मीन्स कि ये कंप्लीट वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बना है। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला 1 2 3 4 ये हुए, और आखिर में डबल बॉन्ड OH, और इस साइड पे भी डबल बॉन्ड OH, और फिर ये CH2 और CH2, तो मीन्स ये कि ये ब्यूटेन डायोइक एसिड हुआ।
ठीक, ब्यूटेन डाइओइक एसिड। अगर आप हाइड्रोजन काउंट करेंगे तो यू विल गेट 2 हाइड्रोजन ये CH2s वाले और एक OH के साथ, तो टोटल 6 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 4 हो गए हैं। अब ये याद रखें कि कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल से बनता है, उधर से बनेगा जहाँ पे OH अटैच होगा। तो ये ग्रुप टर्मिनल पे आया है, ये भी टर्मिनल पे आया है, तो मीन्स के जो अल्कोहल था उसमें टर्मिनल पे OH ग्रुप मौजूद थे, यानी 1 2 3 4 यहाँ पर इसके साथ OH था, यहाँ पर भी OH था। ठीक, तो इस तरह से, और बाकी इसके हाइड्रोजन सेटिस्फाई करोगे तो CH2 बन जाएगा, CH2 बन जाएगा, CH2 बन जाएगा, CH2। तो ये मालिक्यूलर फार्मूला सेटिस्फाई हो जाएगा। तो ये जो थे इट पोजेस उस किधर है दिस वन, कि वो किस पे थे, तो 1 2 3 4, तो 1 और 4 कार्बन पे OH मौजूद हैं और उनकी ऑक्सीडेशन हो के हमें ब्यूटेन डाइओइक एसिड बना है। सो 1 and 4 दैट इज चॉइस सी। Bromine and propene undergo an addition reaction. Which is the property of the product? ओके, अब देखते हैं कि इनमें से कौन सी प्रोडक्ट की होगी। तो ये हुआ प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और ब्रोमीन इसके साथ रिएक्ट करके एडिशन रिएक्शन हो जाएगा, दैट इज CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये ब्रोमीन आया और यहाँ पर भी ब्रोमीन आया, यानी 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन बना। तो कहते हैं कि इट एग्जिस्ट इन सिस ट्रांस आइसोमर्स। नहीं, ये तो अल्कीन है, अल्केन है, तो इसमें अब सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म नहीं होगी। इट इज़ मोर वोलाटाइल देन प्रोपेन। नो, क्योंकि अब ये पोलर हुआ और प्रोपेन जो था वो नॉन पोलर था, तो पोलर में अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रांग होती हैं, तो ये लेस वोलाटाइल होगा, ये भी नहीं है। इट पोजेसेस ए कायरल सेंटर, तो इसमें अब कायरल सेंटर, ये टर्मिनल कार्बन देखो इधर, तो इसके साथ डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होने चाहिए, इसकी 3 हाइड्रोजन सेम है। और अगला कार्बन देखोगे तो ये कार्बन है, H अटैच है, इस साइड पे CH3 हुआ, ये ब्रोमीन हुआ, और इस साइड पे CH2Br है, सो मीन कि इट इज़ ए कायरल कार्बन, सो दिस इज़ द करेक्ट चॉइस। एंड इट पोजेसेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का होना चाहिए, जबकि इसमें ये तीनों एटम में से कोई भी मौजूद नहीं है। Disaccharide C12H22O11 are important in human diet. For example, sucrose is found in pastries and lactose occur in milk products. Both these compounds can be hydrolyzed. तो सक्रोज को हाइड्रोलाइज किया और इससे ये प्रोडक्ट बने, एक ग्लूकोज बना, दूसरा फ्रक्टोज बना। और इसी तरह लैक्टोज को हाइड्रोलाइज करके तो वो 2 मोनोसैकेराइड ग्लूकोज बना और गैलेक्टोज बना। विच स्टेटमेंट अबाउट दीज हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट्स आर करेक्ट, यानी ये जो प्रोडक्ट बने हैं तो इसके साथ कौन सा इक्वेशन इनके स्टेटमेंट करेक्ट है। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज have structural isomer. Yes, glucose and fructose functional group isomers हैं जो structural isomer की कैटेगरी में आते हैं। Glucose and galactose are sweet and taste. Yes, जितने भी monosaccharides हैं तो वो sweet and taste होते हैं। Glucose and galactose are ketones. No, they are aldoses. तो ये गलत है, तो 1 and 2 आर करेक्ट, सो चॉइस D इज करेक्ट। Methyl butanoate is an ester found in food industry to give products the flavor of apples. ओके, तो ये उसका स्ट्रक्चर है मिथाइल ब्यूटेनोएट का। इंक्लूडिंग मिथाइल ब्यूटेनोएट, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर देयर ऑफ C5H10O2?
C5H10O2। अब चाहिए भी इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाने होंगे, तो ये ऊपर से बनाते हैं। सपोज कि ये पहले CH3 है, उसके साथ फिर लगा है OOC, और फिर लग गया है CH2 CH2 CH3, तो CH2 एंड CH3। अब ये COOH राइट साइड पे शिफ्ट कर दें और एक कार्बन इधर लगाएं, तो CH3 CH2 OOC और फिर CH2 एंड CH3, ये हो इसका दूसरा आइसोमर। अब फिर इसको मज़ीद राइट पे ले चलें, तो CH3 CH2 CH2 COO CH3, ये हुआ इसका तीसरा आइसोमर। 3 आइसोमर तो ये हो गए हैं। अच्छा, यानी ये देखिए जस्ट फंक्शनल ग्रुप को हमने उठाया और दूसरे साइड पे ले गए हैं, इट इज़ OOC। ठीक, इस तरह से हमने लिखा है। अच्छा, अब अगला जो आइसोमर इसका हम बनाना चाहते हैं, तो वहीं ऊपर वाला कंपाउंड लें, तो ये ऊपर वाला फर्स्ट वन वो शुरू करते हैं, तो वो जाएगा CH3 OOC। अब आगे देखें, ये CH3 बतौर सब्स्टिट्यूएंट इधर ले आएँ, तो ये CH बन जाएगा CH3 और एक सब्स्टिट्यूएंट हुआ इधर से CH3, तो ये हुआ उसका छोटा आइसोमर। अच्छा, फिर ये कर दें कि इस वाला ये जो है इसके इस तरफ चेन को ब्रांच कर दें, तो ये जब ब्रांच होगा तो ये हो जाएगा CH3 CH, ये CH3 और इधर OOC और CH3, तो ये हुआ इसका एक और आइसोमर जो बन गया। अच्छा, फिर इसका अगला आइसोमर जो हम बना सकते हैं, तो वो ये हो सकता है कि इस COO को फर्दर इधर ले आएँ, तो ये हो जाएगा CH3 CH3 CH, ये इधर हुआ CH2 और इधर OOC और इस C के साथ ये हाइड्रोजन, तो ये हुआ इसका एक अगला आइसोमर। और इस तरह से इसी को इधर रखते हुए इन बाकी को चेंज करते जाएंगे। मैं जस्ट टाइम कंज्यूमिंग के लिए ये करता हूँ, स्किप करता हूँ, तो आप इस तरह से मुख्तलिफ आइसोमर बना सकते हो। तो 1 2 3 4 5 6, और इससे फिर आपको फर्दर 3 आइसोमर मिलेंगे, यानी एक चेन वाला, ब्रांच वाला वगैरह, तो यू विल गेट ए टोटल ऑफ 9 आइसोमर्स। तो Yes, is choice C is correct. इसके लिए टोटल 9 आइसोमर्स बनेंगे। Correct order of reactivity of given alkanes under same condition is, अल्केन है, सेम कंडीशन है, तो मीन के साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन एंड साइक्लोपेंटेन। तो यहाँ पे आप एंगल स्ट्रेन को याद रखें, जितना एंगल स्ट्रेन ज़्यादा होगा उतना वो मोर रिएक्टिव होगा। तो साइक्लोप्रोपेन में एंगल स्ट्रेन का मतलब है कि 109.5 डिग्री से उसमें कितना चेंज आता है। तो साइक्लोप्रोपेन में डिग्री जो है वो 60 डिग्री है, तो इन दोनों का डिफरेंस देखें, यानी इन दोनों का डिफरेंस देख लें। फिर साइक्लोब्यूटेन में जो है वो 90 डिग्री का डिफरेंस है, तो फिर 109 और इसका डिफरेंस देखें। और साइक्लोपेंटेन में जो है वो 120 का है, तो इनका डिफरेंस देखें। जहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा आएगा तो वो मोर रिएक्टिव होगा, लेस स्टेबल होगा। सो मीन्स तो साइक्लोप्रोपेन इज़ मोर रिएक्टिव या अनस्टेबल देन, मोर अनस्टेबल देन साइक्लोब्यूटेन देन साइक्लोपेंटेन। तो एंगल स्ट्रेन पे आप इसका फैसला करोगे। नेक्स्ट जो दिया है दैट इज़ what is involved in the mechanism of the reaction between aqueous sodium hydroxide ion and 2-bromo-2-methyl butane। 2-bromo-2-methyl butane में और सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या इन्वॉल्व है। तो ये देखें, ये एक अल्काइल हैलाइड हुआ और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो एक रिएक्टेंट है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। तो फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मीन के जो अल्काइल हैलाइड है उसमें कार्बन और ब्रोमीन है, दिस इज़ पार्शियल पॉजिटिव कार्बन है, पार्शियल नेगेटिव ब्रोमीन है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का ये नेगेटिव
न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करेगा इस कार्बन पे। तो अब देखें कि रिएक्शन के मुतालिक कौन सी हैं। तो हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन, अटैक ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल ऑन कार्बेनाइन, नो ये गलत है। हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन, अटैक ऑफ ए न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकेटाइन, यस। तो हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन के ये बॉन्ड ब्रोमीन की तरफ ही टूटेगा और न्यूक्लियोफाइल जो है वो कार्बोकेटाइन पे अटैक कर रहा है। सो दिस इज़ दी करेक्ट चॉइस। बाकी चॉइस भी देखोगे तो उसमें कार्बेनाइन तो बिल्कुल होगा ही नहीं है और कार्बोकेटाइन है, लेकिन फर्दर ये स्टेटमेंट होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन नहीं, होमोलाइटिक नहीं है बल्कि हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन है। Correct trend of reaction with oxygen of alkali metal producing various oxides. तो लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, सोडियम नॉर्मल ऑक्साइड पर ऑक्साइड बना सकता है, पोटाशियम सुपर ऑक्साइड पर ऑक्साइड बना सकता है, रुबिडियम सुपर ऑक्साइड, सीजियम सुपर ऑक्साइड। तो लिथियम का नॉर्मल ऑक्साइड येस, सोडियम नॉर्मल ऑक्साइड एंड पर ऑक्साइड येस, पोटाशियम पर ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड येस, और ये दोनों सुपर ऑक्साइड। सो चॉइस डी इज करेक्ट। 1,1-dichloropropane react with aqueous sodium hydroxide, a series of steps to give propanol। अच्छा, यानी 1,1-dichloropropane ये है, वो रिएक्ट करता है विद एक्वियस सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो एक्वियस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाता है इन ए सीरीज ऑफ स्टेप टू गिव प्रोपेनॉल। तो ये प्रोपेनॉल मिल जाता है। विच टर्म डिस्क्राइब्स द फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस रिएक्शन। तो फर्स्ट स्टेप इस रिएक्शन का हमें क्या मिलेगा, ये देखें। अल्काइल हैलाइड, जब इनकी हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं तो इनसे बन जाता है अल्कोहल, और अल्कोहल से इससे बनेगा तो फिर इसका रिएक्शन जब हम करेंगे तो अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनेंगे। तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो कहते हैं कि विच टर्म्स डिस्क्राइब द फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन, यानी ये जो स्टेप है कि अल्काइल हैलाइड अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है तो वो क्या है। एडिशन है, नो, देयर इज़ नो एडिशन। एलिमिनेशन है, नो। ऑक्सीडेशन है, नो। सब्स्टिट्यूशन, यस। तो ये सब्स्टिट्यूशन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इधर हो जाता है। नेक्स्ट जो है वो कि which hydrogen of 1-chloropentene show the largest chemical downfield shift in its NMR spectrum। अच्छा, 1-chloropentene, तो ये 1 2 3 4 5, 2 पे डबल बॉन्ड है और 1 पे क्लोरो है, ठीक। यहाँ से सॉरी ये क्लोरो हुआ, ये हुआ CH2, यहाँ पे ये हुआ CH, इट इज़ CH, CH2, और ये हुआ CH3। अच्छा, तो अब वो कह रहे हैं कि विच हाइड्रोजन, यानी इनमें से कौन सा हाइड्रोजन, ये देखिए A प्रोटॉन्स, B प्रोटॉन्स, C प्रोटॉन, D प्रोटॉन्स और ये E प्रोटॉन्स। तो 5 नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं। तो कहते हैं कि कौन सा लार्जेस्ट केमिकल डाउनफील्ड शिफ्ट दिखाएगा। तो ये देखें, यहाँ पे पॉइंट ये है कि NMR का स्पेक्ट्रम बनता है 0 TMS से 12 TMS तक। 12 तक वो प्रोटॉन अपीयर होते हैं जो डी शील्डेड हों, और 0 तक वो प्रोटॉन अपीयर होते हैं जो वो शील्डेड हों, जिनके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन क्लाउड मौजूद हो। तो ये कहलाते हैं डाउनफील्ड, जो 12 की तरफ बनते हैं, और ये इधर जो 0 की तरफ बनते हैं वो कहलाते हैं अपफील्ड। तो डाउनफील्ड जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप के साथ अटैच होंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव उनसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड निकालेगा और इस तरह वो डी शील्ड होते जाएंगे। तो यहाँ पे कार्बन के साथ कार्बन 1, ये 1 कार्बन है, 2 है, 3 4 5। तो कार्बन 1 के साथ जो प्रोटॉन है वो ज़्यादा डाउन फील्ड शो करेंगे। सो द H ऑन कार्बन 1, प्रोटॉन ऑन कार्बन 1। तो बस इसमें ये कंसेप्ट था कि शील्डेड प्रोटॉन और डी शील्डेड प्रोटॉन जो है वो कहाँ पे आपको मिलेंगे।
The following are steps for detection of an unknown element in organic compound. A Prussian blue or green coloration appear. The result will confirm that. अच्छा, ये वो टेस्ट दिया गया है, तो ये रिज़ल्ट अब आपने याद रखना होगा कि ये आपको नाइट्रोजन इज़ प्रेजेंट इन द कंपाउंड जब कहीं पे प्रूशियन ब्लू या ग्रीन कलरेशन आपको मिल जाए. द नेक्स्ट द कंपाउंड एल्डिहाइड हाइड्राजोन इज़. अच्छा, हाइड्राजोन्स जो हैं कि कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन हो, नाइट्रोजन फिर आगे NH2 के साथ अटैच हो और इधर कार्बन किसी अल्काइल ग्रुप के साथ या अल्काइल या हाइड्रोजन के साथ अटैच हो, तो वो हाइड्राजोन्स कहलाते हैं. सो हियर चॉइस ए इज़ द फंक्शनल ग्रुप ऑफ हाइड्राजोन्स. Next one, methyl propane 1-ol and butane 1-ol are structural isomers. Okay, methyl propane 1-ol has a lower boiling point. Which statement explain why the boiling point of methyl 1-ol is lower than that of butane 1-ol? अच्छा, तो methyl propane 1-ol और ब्यूटेन 1-ol ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं. तो जब ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं तो मीन कि ये एक एन ब्यूटाइल अल्कोहल है कॉमन नेम से और दूसरा जो है वो आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल है. तो हमने ये पढ़ा था कि आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल एन ब्यूटाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा देन आइसो का ज़्यादा होगा देन नियो, क्योंकि वो ब्रांचिंग सिचुएशन आ जाती है. तो इधर मिथाइल 1 प्रोपेल कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स, नहीं वो तो बना पाएगा. मिथाइल प्रोपेन 1-ol हैज़ वीकर कोवेलेंट बॉन्ड्स देन नो, ये भी वीकर भी नहीं है, सारे एक जैसे कंपाउंड हैं. मिथाइल प्रोपेन 1-ol इज़ वीकर वैन डर वाल फोर्सेस देन ब्यूटेन 1-ol, ये हो सकता है करेक्ट, लेकिन आगे भी जाते हैं. मिथाइल प्रोपेन 1-ol मॉलिक्यूल है मोर सरफेस एरिया देन ब्यूटेन, नो ये नहीं है. सो करेक्ट ऑप्शन इज सी. तो इस वजह से जो मिथाइल प्रोपेन है वो ब्रांच्ड अल्कोहल है और ये अनब्रांच्ड अल्कोहल है, तो इस वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होगा और दूसरे का जो है कम होगा. द नेक्स्ट वन जो है इथेन नाल C3H O या acetaldehyde can be reduced using ammonia sodium borohydride in aqueous ethanol. This is a nucleophilic addition reaction. Which could be the first step? What could be the first step of this mechanism? तो इस mechanism का पहला step क्या होगा? तो ये जो है CH3CHO, look at this is its structure. C3C डबल बॉन्ड O और ये H, ये पार्शल पॉजिटिव है और ये पार्शल नेगेटिव है. तो कहते हैं कि ये अल्कोहल में चेंज हो जाएगा इनटू इथेनॉल बाय यूजिंग दिस रिड्यूसिंग एजेंट. तो कहते हैं कि इसमें पहला स्टेप क्या होगा. तो बिफोर लुकिंग एट द ऑप्शन आप ये बताएं कि एल्डिहाइड और कीटोन कौन सी रिएक्शन करते हैं. तो उनके रिएक्शन जो होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन रिएक्शंस हैं. तो ये न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक करेगा. तो इसमें क्या है कि अटैक ऑफ ए हाइड्राइड आयन, यानी हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज हो तो वो न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा एट द कार्बन एटम ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप. यस, तो दिस इज़ द करेक्ट चॉइस. अटैक ऑफ एन हाइड्राइड आयन ऑक्सीजन एटम, नहीं, ऑक्सीजन एटम पे उसका रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हैं. अच्छा, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा पॉजिटिव कार्बन पे. अटैक ऑफ हाइड्राइड आयन ऑन कार्बन एटम नहीं, जब वो पॉजिटिव हुआ तो कार्बन भी पॉजिटिव, नो रिएक्शन. तो करेक्ट चॉइस इज ए. नेक्स्ट जो है कि जो हमें मिल रहा है दैट इज aldehyde and ketones are carbonyl compounds. Which of them react with both lithium aluminum hydride and Tollens reagent? अच्छा, तो अब देखें Tollens reagent सिर्फ और सिर्फ aldehyde से रिएक्शन करेगा, जबकि aldehyde लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से भी रिएक्शन करता है और कीटोन भी इसके साथ रिएक्शन करता है. तो वो कह रहे हैं कि दोनों से कौन रिएक्शन करेगा. तो दोनों से अल्डिहाइड ओनली, सिर्फ अल्डिहाइड ये रिएक्शन शो करेगा, दोनों शो नहीं करेंगे. नेक्स्ट जो है कि ऑन एसिड हाइड्रोलिसिस विच कंपाउंड प्रोड्यूस प्रोपेनोइक एसिड.
अच्छा, व्हाट डू यू थिंक, प्रोपेनोइक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड? और कार्बोक्सिलिक एसिड अपने डिराइवेटिव की हाइड्रोलिसिस से बनेगा, ठीक, डिराइवेटिव की हाइड्रोलिसिस से। अच्छा, तो अब देखिए पहला जो है वो CH3 CH2 COO और C2H5 है, या CH3 है, यानी इट इज़ एस्टर। ये भी कार्बोनिक एसिड का डिराइवेटिव है। फिर जो है CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 और साइनाइड, यानी ये प्रोपेन नाइट्राइल भी उसका डिराइवेटिव है। और ये तो डिराइवेटिव नहीं है, अल्काइल हैलाइड है, ये तो ऑप्शन से गया। अब यहाँ पे देखें, अगर हम एस्टर की हाइड्रोलिसिस करें तो ये ग्रुप चेंज होके कार्बोक्सिलिक बन जाएगा, RCOOH। तो इसमें टोटल 3 कार्बन होंगे, तो 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। और ये बाकी ग्रुप जो है वो अल्कोहल यानी मिथाइल अल्कोहल में चेंज हो जाएगा। जबकि इधर जब ये मिथाइल जो ये है नाइट्राइल, सॉरी प्रोपेन नाइट्राइल, तो प्रोपेन नाइट्राइल जब होगा तो ये सारे चारों के 4 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे, यानी ये CH3 CH2 CH2 और COOH, तो मीन्स के ब्यूटेनोइक एसिड बनेगा। तो उन्होंने कहा है कि प्रोपेनोइक एसिड, तो प्रोपेनोइक एसिड जस्ट ये 1 यानी एस्टर ही देगा, दैट इज़ 1 ओनली। तो इसमें ट्रिक ये था कि स्टूडेंट कहाँ तक समझते हैं कि कौन से कार्बन कार्बोक्सिलिक ग्रुप में शिफ्ट होके निकलेंगे। विच स्टेप विल बी स्लोअर कंपेयर टू अदर ड्यूरिंग द हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन? अल्केन के हेलोजिनेशन में कौन सा स्टेप स्लोअर होगा? तो इनिशिएशन स्टेप में फ्री रेडिकल बनते हैं, टर्मिनेशन स्टेप में 2 फ्री रेडिकल मिल जाएं तो रिएक्शन स्टॉप हो जाता है, प्रोपेगेशन स्टेप में ये होता है कि एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल पे फ्री रेडिकल अटैक करता है। तो देखें, जब 2 फ्री रेडिकल आपस में मिलेंगे सो फ्री रेडिकल आर वेरी वेरी रिएक्टिव स्पीशीज़, रिएक्शन फास्ट होगा। और जब एक फ्री रेडिकल किसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा तो वो भी बहुत फास्ट होगा। लेकिन इनिशिएशन स्टेप में फ्री रेडिकल बनेंगे, क्लोरीन और क्लोरीन का बॉन्ड टूटेगा, तो इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होगी और इस वजह से 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल बनेंगे। तो मीन्स के दिस विल बी द स्लोअर स्टेप, सो इनिशिएशन इज द स्लोअर स्टेप चॉइस। Butanoic acid can be prepared for 1-bromopropane using reagent X and Y as shown। अच्छा, ये reagent X फर्स्ट स्टेप में है, reagent Y सेकंड स्टेप में है, और इस तरह से 1-bromopropane चेंज हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड में। तो पॉइंट ये था कि इधर तो 3 कार्बन है और इधर वो 4 कार्बन का होगा फाइनल प्रोडक्ट। तो ऐसा रिएजेंट X सेलेक्ट करना है जो कार्बन ऐड करेगा। तो रिएजेंट X में KCN बाकी नीचे तो नहीं है, तो चलें A और B हमारे टारगेट हुए। फिर इधर जब कार्बन ऐड होगा वो कंपाउंड की एसिड हाइड्रोलिसिस होगी तो वो ब्यूटेनोइक एसिड में कन्वर्ट होगा। तो एसिड हाइड्रोलिसिस मीन के एसिड ने फिर ये रिएक्ट करना है, तो रिएजेंट शुड बी HCl। अच्छा, अब कैसे 1-bromopropane सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करके ये बनाएगा कि ये 1 2 3 थे और ये उसके साथ ब्रोमीन था। KCN के साथ इसका रिएक्शन हुआ तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 1 2 3। ये तो आया इस अल्काइल हैलाइड से और साइनाइड यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो इस तरह से 4 कार्बन वाला कंपाउंड बन जाएगा। और फिर ये 4 कार्बन वाला कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड का डिराइवेटिव है CN नाइट्राइल्स, ठीक, या अल्काइल साइनाइड्स। तो ये डेरिवेटिव जब हाइड्रोलाइज होगा तो ये फिर हमें 4 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। सो दिस इज़ वाई पहले स्टेप में KCN इथेनॉल हम रिएक्ट करेंगे और दूसरे स्टेप में फिर हम
ये रिएजेंट HCl, ताकि उसकी एसिड हाइड्रोलिसिस हो जाए. सो चॉइस ए इज करेक्ट. Which pollutant present in exhaust fumes of an internal combustion engine have an element that plus 2 oxidation state and an odd number of electron in one molecule of the pollutant? अच्छा, कि pollutant है कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा, उसमें एक कंपाउंड का या एक एलिमेंट का, और फिर उसमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होंगे. सो लुक एट दी कार्बन मोनोऑक्साइड. अब कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन +2 हुआ, ऑक्सीजन -2 हुआ. H2S, इसमें हाइड्रोजन +1 है, ये -2 है. हालांकि वो +2 मांग रहे हैं, तो ये तो गया ऑप्शन से. NO में ऑक्सीजन -2 है, तो नाइट्रोजन उसके लिए +2 हो जाएगा. और NO2 में अब ऑक्सीजन जो है टोटल -4 बनेगा, ये +4 बनेगा, तो ये भी यहाँ से गया. अब डिसाइड करेगा ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड में और NO में किस में ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो है वो 8 है, तो 6 + 8 बिकम्स 14 एंड इट इज़ इवन नंबर. ठीक, जुफ्त है. इधर नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 और ऑक्सीजन का जो है वो 8 है, तो 7 4 15, तो इस तरह से ये ऑड इलेक्ट्रॉन है. सो करेक्ट चॉइस इज चॉइस सी. Next, a sample of the hydrocarbon C6H12 is completely burnt in dry oxygen and the product gases are collected as shown. Okay, product gases जो हैं वो यहाँ पे collect हो गए हैं. The increase in mass of the collecting vessel P and Q are MP and MQ. यानी वो गैस जो आए तो इसने गैस एब्जॉर्ब किया वाटर, तो वाटर इसके मास में इजाफा हुआ MP, और फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड जब आगे निकला तो वो यहाँ पे एब्जॉर्ब हुआ, तो इसके मास में इजाफा हुआ MQ रिस्पेक्टिवली. तो कहते हैं कि व्हाट इज़ द रेशो कि M और P जो है, MP और MQ, इनमें क्या रेशो होगा. तो इसमें कैलकुलेशन में हम पहले ये देखेंगे कि इनके मास में कितना इजाफा होगा. तो H2O आया है और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड आया है. तो अब देखें जो गिवन कंपाउंड है दैट इज़ C6 और H12, ये ऑक्सीजन के साथ जल रहा है, ये आगे जाके H2O बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा. बैलेंस कर दें इसको, तो बैलेंस करने से ये हो जाएगा 6H2O, 6 कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे ऑक्सीजन जो टोटल 2 चक्की 12 और 6 तो 18, तो इधर 9 मल्टीप्लाई करोगे दोनों में 18. तो अब मास ऑफ वाटर इधर एब्जॉर्ब हुआ, जो MP है उसमें मास ऑफ वाटर एब्जॉर्ब हुआ, और मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हुआ MQ में. तो वाटर कितना बना, 6 × 18 और ये 6 × 44, तो 6 8 48, 6 कम 6 और 4 10, तो 108 ग्राम हुआ. और ये हुआ 6 4 24 और 6 4 24, 25 26, तो बना 264. तो वो कहते हैं कि रेशो इनका क्या होगा, यानी MP मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय MQ मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो मास ऑफ वाटर है 108 और कार्बन डाइऑक्साइड है 264. तो इस पे जब कैलकुलेटर से मैं कर जाता हूँ तो ये मुझे 0.4 समथिंग इस तरह दे जा रहा है. तो ये आपको मिलेगा 0.4. सो चॉइस ए इज़ करेक्ट ओवर हियर.
terpinene 4-ol is one of the active ingredient in tea tree oil. अच्छा, ये इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट है और कहते हैं कि व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ terpinene 4-ol. तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आप इजीली करेक्ट कर सकते हो, कोई कैलकुलेशन फर्दर नहीं चाहिए, जस्ट चाहिए कि आपको ये पता लगे कि इसमें कौन एलिमेंट हैं, कितने एलिमेंट एटम्स वगैरह मौजूद हैं. सो लुक एट दिस, ये ऊपर वाला जो है इट इज़ CH3, नीचे बॉन्ड लगा है कार्बन के साथ, उस कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया है इधर एक कार्बन के साथ, और फिर यहाँ पे ये कार्बन है, दूसरी साइड पे भी आ जाएं कार्बन, नीचे ये कार्बन हुआ, नीचे फिर एक और कार्बन है, फिर इधर आओगे तो यहाँ कार्बन है और रिंग कंप्लीट हुआ. फिर नीचे जाओगे तो ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ इधर भी CH3 अटैच है और इधर भी CH3 अटैच्ड है. और ये जो है ये कार्बन ये OH भी रखता है अपने साथ में, ज़रा लंबा बना के बताइए. अब हर कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे कर दो तो ऊपर वाला तो कंप्लीट है. नेक्स्ट ये कार्बन तो इसके 4 बन गए हैं, इसके साथ अब एक हाइड्रोजन बाकी रहेगा, इसके साथ 2 हाइड्रोजन होने चाहिए तो ये 2 हाइड्रोजन होंगे, इसके साथ भी फिर 2 हाइड्रोजन क्योंकि 4 बॉन्ड उसके पूरे करने हैं. यहाँ पे आओगे तो इसके पास भी 2 हाइड्रोजन होने चाहिए. अच्छा, अब ये कार्बन 4 बॉन्ड ये बना चुका है. फिर नीचे वाले कार्बन की तरफ आओगे तो इसके 3 बॉन्ड बने हैं, एक बॉन्ड हाइड्रोजन से ये हो जाएगा. तो अब इसमें आप कैलकुलेट कर दें कि टोटल कार्बन कितने हैं, साथ में फिर हाइड्रोजन कितने हैं. तो कार्बन देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो 10 कार्बन वाला B भी है, 10 कार्बन वाला C भी है और 10 कार्बन वाला D भी है. ठीक, अब हाइड्रोजन इसमें गिनने होंगे तो हाइड्रोजन गिन लो और फिर जाके तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये OH वाला 18. तो 18 हाइड्रोजन इसमें मौजूद हैं. तो 18 हाइड्रोजन, तो D में 18 हाइड्रोजन दिए गए हैं और उसके साथ एक ऑक्सीजन भी है. सो तो करेक्ट चॉइस इज़ C10H18O. तो ये उसका करेक्ट मॉलिक्यूलर फार्मूला है, C10H18O. तो चॉइस D करेक्ट है इधर. अच्छा, compound Y gives methanol and sodium ethanoate on treatment with aqueous sodium hydroxide. What is the structure of Y? अच्छा, Y एक कंपाउंड है जो सोडियम के एक्वस सोल्यूशन के साथ रिएक्ट किया तो उसने सोडियम इथेनोएट दिया. तो सोडियम इथेनोएट, तो इथेनोएट को लिखने के लिए CH3COO और यहाँ पे Na. सो दिस इज सोडियम इथेनोएट या सोडियम एसीटेट. और दूसरा दे चुका है मीथेनॉल, सो दैट इज CH3OH. तो अब कहते हैं कि ये Y कंपाउंड कौन है, तो CH3COO आना चाहिए और CH3OH. तो मीन्स कि एक एस्टर की वो सेफोनिफिकेशन रिएक्शन हो गई है, तो एस्टर को ढूंढना होगा. अब A भी एस्टर है और B भी एस्टर है, नीचे वाले जो हैं वो भी एस्टर हैं साथ में, लेकिन CHO ग्रुप उसमें आ गया है, बाई फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड हुआ. और ये जो है इट इज़ इन एस्टर लेकिन उसके साथ OH ग्रुप भी है, तो मीन्स कि ये तो हमारे चॉइस से गए. अब CH3COO, सो दिस इज़ द करेक्ट, क्योंकि पहले ये इथेनोएट आयन निकला सोडियम के साथ लगा और फिर CH3 निकला OH के साथ लगा. सो चॉइस A इज़ करेक्ट चॉइस. How many signal does the aldehyde given have in proton NMR? तो ये एल्डिहाइड फर्स्ट ऑफ ऑल इसका स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं और इसमें जो है
इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन देखते हैं। इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए तो ये जो शुरू वाला कार्बन है इसके साथ 3 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं। दीज आर दोज 3 मिथाइल ग्रुप्स। फिर उसके बाद जो है CH2 है और फिर C डबल बॉन्ड OH। अब इजी हो जाता है आप डिफरेंट प्रोटॉन्स मालूम करने के लिए। तो ये जो कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप वाला प्रोटॉन है ये हुआ A प्रोटॉन। फिर ये CH2 में जो 2 प्रोटॉन हैं ये आपस में इक्विवेलेंट हैं, तो ये B प्रोटॉन हुए। और फिर ये देखें CH3 है, CH3 है, CH3 है, सारे एक ही एनवायरनमेंट में मौजूद हैं, तो ये हुए C प्रोटॉन्स। तो मीन्स के it will give us 3 peaks, 3 signals. So choice B is correct. Next one, according to Fajon's rule, the correct trend in compounds of tin and lead is। अच्छा, फजॉन रूल की बात की है तो फजॉन कहता है कि हाई पॉजिटिव चार्ज कोवेलेंट कंपाउंड होगा, लो पॉजिटिव चार्ज आयोनिक होगा। तो टिन इधर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है, इधर टिन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है, लिड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट टेट्राक्लोराइड में और डाइक्लोराइड में +2 है। तो टिन टेट्राक्लोराइड ये कोवेलेंट होगा, सो कोवेलेंट इज देयर एंड कोवेलेंट इज हियर। SnCl2 आयोनिक होगा, तो आयोनिक इधर इंटरमीडिएट है और ये भी आयोनिक है, ये भी आयोनिक है। लिड टेट्राक्लोराइड कोवेलेंट होगा, तो कोवेलेंट इज हियर, हियर एंड हियर। और फिर लिड डाइक्लोराइड आयोनिक होगा, तो आयोनिक, आयोनिक, आयोनिक। सो वी आर गेटिंग द करेक्ट चॉइस डी। प्रोपेनॉइल क्लोराइड इज मेंबर ऑफ। अच्छा, मीन्स कि ये एक आयुपेक नेम दिया गया है एसिड हेलाइड्स का। सो दिस इज एसिड हेलाइड। प्रोपेनॉइल क्लोराइड CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OCl। This is propanol chloride. Following is a reaction of first group oxide with water. The oxide is अच्छा, तो ये ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बना चुका है और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बना चुका है। तो ये रिएक्शन होगा पर ऑक्साइड का। यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोक्साइड बनता तो फिर नॉर्मल ऑक्साइड है, हाइड्रोक्साइड बनता, हाइड्रोजन परऑक्साइड बनता और साथ में ऑक्सीजन बनता, तो फिर ये सुपर ऑक्साइड का रिएक्शन होता। 52 When sodium hydrogen carbonate is heated, it decompose as given below। अच्छा, तो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है और हीट हुआ है, तो ये सोडियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएगा। सो हियर चॉइस सी, सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। अल्कीन है, ओजोन के साथ रिएक्ट कर चुका है, फिर जिंक वगैरह यानी सारी ओजोनोलिसिस रिएक्शन है जिससे बना है प्रोपेनॉन, 2 प्रोपेनॉन इससे बने हैं मॉलिक्यूल। तो कहते हैं कि द अल्कीन इज़, ये अल्कीन कौन सा था? तो देखें ये प्रोपेनॉन जो हैं दीज आर CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3, ये एक प्रोपेनॉन। दूसरा प्रोपेनॉन इस फॉर्म में O और CH3 एंड CH3। तो रिमेंबर ओजोनोलिसिस में अल्कीन वहाँ पे टूटता है जहाँ पे कार्बन कार्बन में वो डबल बॉन्ड हो। तो मीन्स कि ये इन दोनों कार्बन में डबल बॉन्ड था और ऑक्सीजन अंदर आ गए हैं। तो अब अगर हम ये डबल बॉन्ड कंसीडर करें फुली, तो अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हुआ दिस वन और इसका अब आयुपेक नेम, तो 1 2 3 4 यानी ब्यूटीन तो हुआ 2 ब्यूटीन, ठीक। और फिर 2 पे मिथाइल और 3 पे मिथाइल, तो 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटीन, 2 3 डाई मिथाइल 2 ब्यूटीन। चॉइस सी।
The correct product of the complete reduction of propanoic acid is, अच्छा प्रोपेनोइक एसिड का जब complete reduction हो जाता है तो ये याद रखें कि ऑक्सीडेशन पे अल्कोहल से अल्डिहाइड बनता है, फिर अल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में निकल जाता है। रिडक्शन उसका अपोजिट है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड बन जाएगा और एल्डिहाइड वापस जाके अल्कोहल बन जाएगा। अब इस प्रोसेस में कोई कार्बन एटम इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगा। तो जब प्रोपेनोइक एसिड है 3 कार्बन वाला, तो कंप्लीट रिडक्शन होके इससे प्रोपेनॉल बनेगा, तो प्रोपेनॉल भी 3 कार्बन वाला होगा। सो चॉइस सी इज करेक्ट, 3 कार्बन वाला प्रोपेनॉल। विच वन इज करेक्ट सेट ऑफ एसिडिटी ऑर्डर फॉर आइसोमेरिक अल्कोहल्स, यानी आइसोमेरिक अल्कोहल्स हैं, दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। तो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। तो रिमेंबर, प्राइमरी अल्कोहल आर मोर एसिडिक देन सेकेंडरी, सेकेंडरी आर मोर एसिडिक देन टर्शियरी। रीज़न बिहाइंड दिस फैक्ट इज़ कि ये हुआ कार्बन जिससे OH अटैच है और इसके साथ एक अल्काइल ग्रुप, तो ये प्राइमरी अल्कोहल हुआ। ये अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज बढ़ाएगा और पॉजिटिव हाइड्रोजन इसके साथ टाइटली बॉन्डेड होगा, तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह अगर सेकेंडरी अल्कोहल है तो उसमें फिर 2 अल्काइल ग्रुप होंगे, तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, तो ये ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन मज़ीद टाइटली बॉन्ड हो जाएगा, तो फिर इसका निकलना मज़ीद मुश्किल हो जाएगा। एंड द सेम इज़ फॉर टर्शियरी अल्कोहल, उसमें 3 अल्काइल ग्रुप्स होंगे, तो उससे फिर हाइड्रोजन निकालना मज़ीद मुश्किल हो जाएगा। तो जो एसिड आसानी से हाइड्रोजन आयन देता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। सो दिस इज़ वाई चॉइस ए इज़ करेक्ट, कि प्राइमरी अल्कोहल स्ट्रॉन्गर देन सेकेंडरी एंड सेकेंडरी देन टर्शियरी। During the determination of empirical formula by combustion analysis, the order of various steps to be performed will be। अच्छा, एम्पेरिकल फार्मूला बनाने में पहले हम परसेंटेज कंपोजिशन, फिर मोल रेशियो, फिर एटॉमिक रेशियो और फिर जाके एम्पेरिकल फार्मूला। तो पहले परसेंटेज कंपोजिशन, तो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट ए में दिया है, फिर एटॉमिक रेशियो दिया है, नो इट्स रॉन्ग, तो चॉइस डी दिखाई दे रहा है, इट्स करेक्ट। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, फिर मोल रेशियो, फिर एटॉमिक रेशियो, फिर जाके एम्पेरिकल फार्मूला। In which of the following organic compound nitrogen is sp hybrid? अच्छा, तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए हम जो फार्मूला बना चुके थे वो है कि सिग्मा बॉन्ड्स वो एटम कितने बना चुका है, प्लस उसके पास कोई लोन पेयर हो तो वो काउंट करो कि कितने हैं, और फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो वो काउंट करो, तो इससे आपको मिलेगा आंसर। अब अगर आंसर 4 आया तो sp3 हाइब्रिड होगा, आंसर 3 आया तो sp2 हाइब्रिड होगा, और आंसर 2 आया तो sp हाइब्रिड होगा। तो अब नाइट्रोजन के सारे कंपाउंड में ये फार्मूला अप्लाई करते जाओ। ये ए वाला देखें, इट इज़ इथाइल अमीन, तो नाइट्रोजन ये इसने बॉन्ड बनाए हैं और एक इसके साथ लोन पेयर है, तो 1 2 3 4, तो ये तो sp3 हाइब्रिड है, हमें चाहिए sp हाइब्रिड वाला। बी ऑप्शन में देखें CH3CN, तो CH3C कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के साथ ये लोन पेयर भी है। अब यहाँ पे देखोगे तो नाइट्रोजन के साथ एक लोन पेयर हुआ, तो ये आंसर 1, यहाँ पे 1 लिखा, और इधर इसने एक सिग्मा बॉन्ड बनाया है, 2 पाई हैं, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई होते हैं, एक सिग्मा, तो ये एक सिग्मा बॉन्ड बनाया है, तो टोटल आंसर यहाँ पे हमें 2 मिल रहा है। सो इट इज़ दी चॉइस के जिस पे नाइट्रोजन sp हाइब्रिड हो।
अच्छा, फिर ये एक है तो इसमें भी देखें मिथाइल नाइट्रोमीथेन, तो नाइट्रो इथेन में नाइट्रोजन इस फॉर्म में डबल बॉन्ड O है, फिर डबल बॉन्ड O है, तो इस तरह से इसने टोटल 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड्स बनाए हैं। तो 3 सिग्मा बॉन्ड्स लोन पेयर भी उसने इस्तेमाल किया है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड आंसर 3 आएगा, तो 3 से sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, हालांकि हमने sp ढूंढना था। कंसिडर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। अच्छा, ये दो स्ट्रक्चर दिए हैं, नियोपेंटेन और नियोहेक्सेन। विच वन इज़ 2,2 डाईमिथाइल ब्यूटेन। वेरी इजी कि 2,2 डाईमिथाइल ब्यूटेन कैसा होगा। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये हुआ, तो ये तो हुआ 2,2 डाईमिथाइल प्रोपेन, और इसको हम काउंट करेंगे तो ये 1 2 3 4 ब्यूटेन हुआ पेरेंट नेम, और ये 2,2 डाईमिथाइल जो है वो ब्यूटेन। तो 2,2 डाईमिथाइल ब्यूटेन, तो which one is 2,2 dimethyl butane? So that is neohexane. So neohexane is 2,2 dimethyl butane. C2H6O is the molecular formula of ethanol, methanol, dimethyl ether, diethyl ether. वे काफ़ी स्टूडेंट जानते होंगे। इथेनॉल देखें तो इथेनॉल में C2H5OH, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाएगा C2H6O, तो C2H6, तो ये तो हुआ। फिर मीथेनॉल, तो मीथेनॉल का तो नहीं बनेगा, वो CH3OH है, तो वो इसका एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाएगा CH4O, ये तो नहीं है। डाईमिथाइल ईथर, डाईमिथाइल ईथर में तो ये CH3OCH3, इसका बन जाएगा C2 और H हो जाएंगे 6 और ऑक्सीजन O, तो इसका भी बना। डाई इथाइल ईथर, तो इथाइल में C2H5O और फिर C2H5O, तो ये होना चाहिए C4H10 और O, तो इसका नहीं बना। सो दैट इज़ 1 and 3, तो 1 and 3 इज़ चॉइस C। 60th है कि द path of ions after deflection in mass spectrometer depends on। मास स्पेक्ट्रोमीटर में जब पाथ ऑफ आयन होता है तो मैग्नेट, ये कर्व मैग्नेट के सामने आयन पास होंगे, तो इन आयन की अब डिपेंड होगा मास डिवाइडेड बाय चार्ज रेशियो, इस पे इनका डिपेंड होगा, और उसके मुताबिक वो अलग अलग कतार बना के गुजरेंगे। तो only mass of ion no, only charge and no, both charge and mass of ion neither charge. Yes, choice C is correct. Wishing you all the best. All the best.